चलो, लास्ट बात हम कर रहे थे मैदान। क्या पढ़ रहे थे? मैदान। और मैदान में हमने माही बेसिन पूरा पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? माही बेसिन। तो एक बार फटाफट जो है साथी बार जो है आ जाए एक बार, और फिर अपन इसको पूरा आज कर देंगे। पूरे मैदान के अंदर मैंने आपको माही बेसिन पूरा करा दिया था। चंबल बेसिन चल रहा था। चंबल बेसिन चल रहा था, ठीक है। चले, तो थोड़ा सा पहले जो है चर्चा कर लेते हैं कितना क्या याद है, क्योंकि मैंने कल प्रश्न बीजू से पूछे तो आंसर नहीं आए, है ना। तो हो सकता है शायद आज हम पढ़ के आए हों। नहीं आए तो अच्छी बात है, फिर तो कंपटीशन को आप कम कर रहे हैं। जो कह रहे हैं साथी कि नहीं आए पढ़ के, तो फिर कंपटीशन को आप कम कर रहे हो अपनी तरफ से। चलो, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, बाकी केवल हाथ ऊपर कर सकते हैं जिनको आता है, ठीक है। चॉइस मेरी है कि मैं किससे प्रश्न कर रहा हूं, तो और अगर आपको आता है तो अपना हाथ ऐसे कर सकते हैं। जॉर्ज थॉमस ने राजपुता शब्द दिया या नहीं दिया? नहीं दिया, है ना। राजपुता शब्द जॉर्ज थॉमस ने नहीं दिया। उसने दिया था राजपुताना। और कब दिया था? 1800। और वो किताब में छपा कब? 1805 में छपा है। कर्नल टोड जो है उसको हम कहते हैं राजस्थान इतिहास का जनक या पिता। और एक और नाम देते हैं उसको। अगर घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड है तो ऊंट वाले बाबा कौन? ठीक है। एकीकरण के किस चरण के अंदर सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया? हाँ, ये थोड़ा सा रुकने वाला क्वेश्चन है, यहां रुकेंगे अपन। प्रश्न समझ में आ गया? अब जिनको आता केवल अपना हाथ ऐसे ऊपर कर दें। प्रश्न यह है कि एकीकरण के किस चरण के अंदर सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया? ठीक है। ये जो साथी हैं बिल्कुल सामने, ठीक सामने तुम बैठे हो। हाँ तुम, हाँ तुम्हारे, हाँ तुम बताओगे। हाँ यस, हाँ कब किया गया राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण में? हाँ, नहीं आया तो भी ऐसे कर दो। है वो आइडिया दे रहा है साथी, वो साथी कह रहा है नहीं आया तो ऐसे कर दो, नहीं पूछेंगे, है नहीं। हाँ तुम बताओ। 25 मार्च 1948। क्या नाम था उस चरण का? तो तुमने हाथ ऊपर क्यों नहीं किया? अगर तुम्हारे को आता था तो। हाँ, नहीं आता था, आधे आता था, या पड़ोसी ने बता दिया। कब किया गया? 25 मार्च 1948 को। और नाम था पूर्वी राजस्थान संघ नाम था। अभी हाल ही में जो नए जिले गठित किए गए थे वो किस समिति की सिफारिश पर किए गए थे? राम, लेकिन राम लुभाया कमेटी के बाद एक कमेटी और बैठी है, तो उसका नाम क्या है? ललित के पवार। ललित के पवार। तो लेटेस्ट जो कमेटी उसका नाम क्या है? ललित के पवार, जिसकी अनुशंसा के आधार पर राजस्थान में जिलों की संख्या कर दी गई 41 और संभाग कर दिए गए 7। कितने कर दिए गए? 7 कर दिए गए, ये ध्यान रखना। राजस्थान के सबसे उत्तर का जो गांव है उसका नाम, और पश्चिम में गांव का नाम कटरा, और पूर्व में और दक्षिण में बोरकुंड। ठीक है। एक और हमने कल बात की थी कि जो राजस्थान है उसमें कर्क रेखा गुजरती है। कहां से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इस कर्क रेखा के गुजरने से राजस्थान की जलवायु पर कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? क्या पड़ रहा है? किरणें सीधी पड़ रही है। कहां पे? केवल बांसवाड़ा और इसके उत्तर का जो भाग है वहां किरणें तिरछी होती जाएगी। सर्वाधिक जो तिरछापन मिलेगा वो कहां मिलेगा? पर यहां जो मेरा प्रश्न था कि जलवायु पे क्या पड़ रहा है प्रभाव, तो आप ये कहेंगे कि जो आपका कर्क रेखा है इसके उत्तर का भाग होता है उपोष्ण कटिबंध। क्या होता है? तो राजस्थान का अधिकांश भाग का आता है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर आपका आता है। चलो यहां से होते हैं आगे। कल हमने लास्ट जो बात की थी वो हम पढ़ रहे थे उपभाग। क्या पढ़ रहे थे? उपभाग पढ़ रहे थे चंबल बेसिन के। किसके कर रहे थे? चंबल बेसिन के उपभाग हमको लिखने थे, बराबर है। चंबल बेसिन जो है उसके जो उपभाग हैं वो हमको लिखने हैं, ठीक है।
और जो लिखने हैं उसमें जो पहला नाम आपका आ रहा है वो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बीहड़। क्या लिखेंगे? बीहड़। लिखो उसमें पहला बिंदु बीहड़। बीहड़ में लिखेंगे, लिखे बीहड़ में चंबल नदी। चंबल नदी जब तीव्र प्रवाह में होती है, चंबल नदी जब तीव्र प्रवाह में होती है तो अपनी तली को काटकर गहरा करती है। अपनी तली को काटकर गहरा करती है, जिससे गहरी घाटियां व कंदराओं का निर्माण होता है। कंदराओं का निर्माण होता है। कंदराओं का निर्माण होता है। इन गहरी घाटियों व कंदराओं युक्त भूमि को बीहड़ कहते हैं। इन गहरी घाटियों व कंदराओं युक्त भूमि को बीहड़ कहते हैं। ये जो साथी अटक जाते हैं तो या तो पड़ोसी के देख लो, है ना। इन गहरी घाटियों व कंदराओं युक्त भूमि को क्या बोलते हैं? बीहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीहड़। लिखिए इसमें एक लाइन जोड़े, लिखिए सर्वाधिक बीहड़ कोटा। सर्वाधिक बीहड़ कहां मिल रहे हैं? कोटा में। सर्वाधिक बीहड़ कोटा में, ठीक है। अब कोटा के अलावा आपके जो हैं, तो इसमें आप क्रम कर देना। कोटा के बाद में सवाई माधोपुर, और उसके बाद में आपका आ जाएगा धौलपुर। कोटा, सवाई माधोपुर और आपका धौलपुर, ये आपको ध्यान रखना है। कोटा, सवाई माधोपुर व धौलपुर। क्लियर सभी का यहां तक? चले, अब हम जो लिखेंगे अगला, तो वो लिखेंगे नंबर 2 पर। बीहड़ के बाद में नंबर 2 क्या आएगा? वो आएगा आपका उत्खात भूमि। क्या आएगा? उत्खात भूमि को हमने क्या बोला था? बेडलैंड। उत्खात भूमि ऑब्लिक बेडलैंड। उत्खात भूमि ऑब्लिक बेडलैंड। उत्खात भूमि ऑब्लिक बेडलैंड। और लिखे इसी में लाइन जोड़ेंगे। देखो वहां जो है चंबल नदी तली को काटकर गहरा कर रही थी, यानी अवनाली का अपर्दन कर रही थी। और यहां जो चंबल नदी आपकी है वो तली को काटकर उबड़ खाबड़ कर रही है, जो मैंने कल बताया था आपको। लिखो इसके अंदर, लिखो जब चंबल नदी तीव्र प्रवाह में होती है तो अपनी तली को काटकर, जब चंबल नदी तीव्र प्रवाह में होती है तो अपनी तली को काटकर उबड़ खाबड़ कर देती है। अपनी तली को काटकर उबड़ खाबड़ कर देती है। अपनी तली को काटकर उबड़ खाबड़ कर देती है। इस उबड़ खाबड़ भूमि को उत्खात भूमि ऑब्लिक बेडलैंड कहते हैं। उत्खात भूमि ऑब्लिक बेडलैंड कहते हैं। बेडलैंड कहते हैं। इसी में एक लाइन जोड़ें। सर्वाधिक उत्खात भूमि
सर्वाधिक उत्खात भूमि, सर्वाधिक उत्खात भूमि करौली में। सर्वाधिक कहां मिल रही है? करौली में। सर्वाधिक उत्खात भूमि कहां मिल रही है? करौली के अंदर। क्लियर सभी का? अगला लिखो, नेक्स्ट नंबर 3 लिखोगे डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र। और लिखे इसमें डांग क्षेत्र में चंबल नदी के अपरदन से प्रभावित क्षेत्र। चंबल नदी के अपरदन से प्रभावित क्षेत्र, यानी वो पूरा इलाका जहां चंबल का क्या हो रहा है? अपरदन हो रहा है। चंबल नदी के अपरदन से प्रभावित क्षेत्र। और इसी में हमने कल बात की थी कि डांग की रानी, तो लिखो डांग की रानी, डांग की रानी करौली, डांग की रानी करौली व डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। डांग की रानी करौली व डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। डांग की रानी करौली व डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। अब इसी में अपन एक लाइन छोड़ लिखेंगे चंबल के अंदर ही। जो चंबल नदी है ये हमारे राजस्थान में जानी जाती है किसके लिए? ये जानी जाती है अवनालिका अपरदन के लिए। किस लिए जानी जाती है? तो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन जो करती है वो कौन करती है? और इसी अवनालिका अपरदन को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर अपरदन। ऊर्ध्वाधर अपरदन कहते हैं। ठीक है, इसमें गहराई में आपका जो है अपरदन किया जाता है और गहरी घाटियों का निर्माण किया जाता है। तो सीधे प्रश्न पूछेगा आपसे कि सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किया जाता है। ये हालांकि आप मिट्टी वाले में पढ़ोगे, कहां पे पढ़ोगे? सोइल में पढ़ाएंगे आपको। तो सर्वाधिक जो आपका अवनालिका अपरदन किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपके चंबल नदी के द्वारा। ठीक है, तो लिखो सर्वाधिक अवनालिका अपरदन, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन चंबल नदी, सर्वाधिक अवनालिका, काम करना अवनालिका अपरदन के साथ में देना ऊर्ध्वाधर अपरदन, है ना? सर्वाधिक अवनालिका अपरदन ओब्लिक कर देना ऊर्ध्वाधर अपरदन। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन ओब्लिक ऊर्ध्वाधर अपरदन चंबल नदी द्वारा, चंबल नदी द्वारा। तो सर्वाधिक जो अवनालिका अपरदन कर रही है राजस्थान में वो कौन कर रही है? चंबल नदी कर रही है। तो ये हमने बात की है चंबल बेसिन। किसके बारे में बात की है? चंबल बेसिन। अब हम कहां जाने वाले हैं? हमारा जो तीसरा बिंदु है वो है बनास बेसिन। क्या है तीसरा बिंदु? बनास बेसिन चंबल बेसिन की तुलना में भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न के दृष्टिकोण से। बनास बेसिन ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं आपको किसी तुलना में, चंबल बेसिन तुलना में, क्योंकि यहां इस्तेला करती हैं आपकी जो है कुछ विशेष प्रकार की है। तो तरीका वही रहेगा हमारा कि जिले कौन कौन से इसमें आएंगे। दूसरा हमारा जो नाम आएगा इसके अंदर वो क्या आएगा कि इसके अंदर आपका फसल, सॉरी मिट्टी कौन सी आएगी पहले, और मिट्टी के बाद में फसल क्या उगा रहे हो। तो यहां पर ध्यान रखना कि जिन जिलों में बनास बह रही है वो तो आएगी और जहां से बनास में जल आता है वो भी इसमें आपके आएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो बनास निकलती है राजसमंद से। कहां से निकलती है? राजसमंद से। कहां जा रही है? ये जाती है चित्तौड़, यानी चित्तौड़ का भाग भी इसमें आपका आएगा। जबकि चित्तौड़ का पूर्वी भाग आप पढ़कर आए थे चंबल में। चित्तौड़ जाती है भिलवाड़ा, भिलवाड़ा से वर्तमान में जा रही है ब्यावर में, ब्यावर से जाएगी टोंक, और टोंक से जाएगी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। ये तो वो हो गए जिले जहां पर नदी बह रही है। अब जहां से इसमें सहायक नदियां आ रही है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें उत्तरी उदयपुर, उत्तरी उदयपुर, यहां अभी आप बैठे हो और यहां नदी बह रही है आयड़, जो आगे जगह हो जाती है बेड़च।
और वो बेडक जाके मिलती है आपकी बनास से, ठीक है। तो उत्तरी उदयपुर, देखो जो उत्तरी उदयपुर है वो आएगा आपका बनास बेसिन में, जबकि दक्षिणी उदयपुर आपका आएगा वो आएगा दो नदियों में, माही में, और दक्षिण जो पश्चिम वाला है वो आएगा साबरमती के अंदर। अपन जब नदियां पढ़ेंगे तो इसके बारे में और बात करेंगे। उत्तरी उदयपुर, इसके बाद में इसमें अजमेर का भाग भी आएगा, क्योंकि अजमेर से जो नदियां आ रही है वो भी इसमें आपकी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो है जयपुर का जो क्षेत्र है, क्योंकि जयपुर से भी नदियां इसके अंदर आपकी आती है, ठीक है। और ये कुछ आपके जो जिले हैं जिनसे नदियां आपकी इसके अंदर आपकी आ रही है। मिट्टी कौन सी मिलेगी साहब? तो यहां मिट्टी मिलेगी जलोढ़। क्या मिलेगी? तो जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, साथ में मिलेगी लाल पीली, लाल पीली जो राजसमंद का इलाका है वो, और लाल काली का मिश्रण भी यहां पर देखने को मिलेगा। चंबल के बाद मैंने कहा था आपको कि साहब बनास जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बनास जो आपका बेसिन है इसमें आप लगभग सभी प्रकार के खाद्यान्न जो राजस्थान में हो रहे हैं वो, और प्लस सभी प्रकार के तिलहन आप यहाँ पे उत्पादित करते हैं, ठीक है। तो जो साथी उतारने पे अभी मशगूल हैं, मैंने कहा है कि आप पहले इसको बोर्ड पे देखें। तो यहाँ जब हम बात करते हैं फसल की, तो लगभग सभी खाद्यान्न व तिलहन, लगभग सभी खाद्यान्न व तिलहन जो राजस्थान के अंदर उत्पादन आप कर रहे हो उनकी बात कर रहे हैं। लगभग सभी खाद्यान्न व तिलहन जो फसलें हैं वो हम यहां से प्राप्त करते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो ये तो वही बात अपने जिले, फसल और मिट्टी की। अब हम बात करते हैं यहां से आगे चल के इसके उपभाग कौन से हैं। उपभाग बड़े ही महत्वपूर्ण है, इसके उपभागों से प्रश्न आपके बनेंगे। तो पहला जो उपभाग है वो तो है मेवाड़ का मैदान। क्या है? मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान, ठीक है। एक इसका जो उपभाग है वो कौन सा है? मेवाड़ का मैदान। एक जो उपभाग आएगा वो आएगा मालपुरा करौली का मैदान, या मालपुरा से करौली का मैदान, मालपुरा से करौली का मैदान, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं यहां से आगे, नंबर 3 पर बात हम करें तो यहां एक नाम आएगा पिडमांट। क्या आएगा? पिडमांट का मैदान। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है अपने इस क्षेत्र में। अगर हम बात करें पहला बिंदु, मेवाड़ का जो मैदान है तो बड़ा सिंपल है कि जो मेवाड़ का मैदान है वो फैला हुआ है चित्तौड़ और भीलवाड़ा में। कहां फैला हुआ है? देखो उदयपुर में क्या है कि आपके अरावली का विस्तार ज्यादा है, राजसमंद में अरावली की सघनता ज्यादा मिल रही है, और जो मैदानी भाग की शुरुआत अगर हम देखें तो प्रॉपर होती है बनास के अंदर। कहां से? वो होती है आपकी चित्तौड़ और भीलवाड़ा। तो मेवाड़ के मैदान में मूल रूप से हम इसको शामिल कर रहे हैं, चित्तौड़ और भीलवाड़ा को। फिर जो मालपुरा जो क्षेत्र आता है वो आता है टोंक में। कहां आता है? और वहां से लेके जो करौली आपका है उसके मध्य का मैदानी भाग किसका हिस्सा है? वो हिस्सा है आपके बनास का। यहां एक बात ध्यान रखना कि एक व्यक्ति हुआ है A.M. हेरोन। क्या नाम है इसका? A.M. हेरोन। ये A.M. हेरोन जो है इसने बनास बेसिन को, और बनास बेसिन में मुख्य रूप से मालपुरा करौली बेसिन को कहा है तृतीय पेनीप्लेन। क्या बोला इसके लिए? इसके लिए एक शब्द दिया गया है, वो दिया गया है तृतीय पेनीप्लेन। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि बनास बेसिन को तृतीय पेनीप्लेन की संज्ञा किसने दी? तो आप कहेंगे A.M. हेरोन ने। अब दूसरी बात, साहब ये पेनीप्लेन है क्या? तो समझना इस बात को, इसको हम पूरा समझेंगे। पेनीप्लेन जो शब्द आपका है वो आया कहां से? जो पेनीप्लेन अर्थ जो शब्द आपका है इसका अर्थ हम निकालें तो इसका अर्थ निकलेगा आपका समप्राय मैदान, समप्राय मैदान या समतल मैदान, समप्राय मैदान या समतल मैदान। इस पेनीप्लेन शब्दावली का उपयोग किया है सबसे पहले जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता है W.M. डेविस। W.M. डेविस जो है ये बड़ा ही बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है भूगोल के अंदर अपने आप में, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, विलियम मॉरिस डेविस के नाम से। और इसने एक आपका सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं अपवर्तन चक्र का सिद्धांत। अपवर्तन चक्र का सिद्धांत इसने दिया है, ठीक है। और इसने ये बात कही है कि जितने भी भू आकृतियां आप धरातल पर देख रहे हो, कोई भी उठा हुआ भूभाग आप देख रहे हो, उस भूभाग का अपवर्तन जब तक होता रहेगा तब तक कि वो समतल मैदान में न बदल जाए। मतलब ये कह रहा है
कि जैसे कोई पहाड़ी आपको दिख रही है आज की तारीख में, इस पहाड़ी का, इस ऊंचे भूभाग का अपरदन तब तक होता रहेगा जब तक कि एक समप्राय मैदान में यह न बदल जाए। एक प्रोसेस है, क्या है यह? एक चक्र है कि जैसे ही यहां पे आपका समप्राय मैदान बदल गया तो इसके बाद में वापस जो है एक साइकिल चलेगी और नए भूभाग का निर्माण होगा, फिर वो खत्म होगा, फिर नया बनेगा, फिर वो खत्म होगा। तो इस तरह से जो है एक चक्र चलता है, जिसको क्या बोला इसने कहा अपरदन चक्र का सिद्धांत। अब इसने ये कहा कि जब ये उठा हुआ भूभाग जब ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे आपका पेनी प्लेन। क्या कहेंगे? और इस पेनी प्लेन को हम क्या कह रहे हैं? समप्राय मैदान कह रहे हैं। बात यह आ रही है कि अब ये कहता है कि इतना बड़ा भूभाग अगर समतल मैदान में बदल जाएगा तो इसके कुछ अवशेष तो रहेंगे कि यहां कुछ था। तो ये कह रहा है कि जब इतना बड़ा भूभाग जो है ये जब बदल रहा होगा तो इसके कुछ अवशेष रह जाएंगे टीले नुमा। कैसे रह जाएंगे? टीले नुमा आकृति रह जाएगी जो बताएगी कभी यहां पे कुछ चट्टान रही होगी। और इस टीले नुमा आकृति का भी इसने नाम दिया है और ये कहता है उसे मोनाडनाक। क्या कहता है? मोनाडनाक। तो जैसे ही अब हम बात करें कि साहब एक व्यक्ति एम हॉरन जो राजस्थान के जो है इस क्षेत्र के लिए कह रहा है, कृति पेनिपिन कह रहा है, तो फिर बात यह आती है कि अगर कृति पेनिपिन ये है तो कहीं ना कहीं मोनाडनाक है, यानी कहीं ना कहीं टीले आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे मैदानी भाग में। तो जो नेक्स्ट अपना आ रहा है पिडमांट का मैदान। ये पिडमांट का जो मैदान है ये बनास बेसिन में टीले युक्त भूमि है या टीले युक्त मैदानी भाग है। तो बनास बेसिन में जो टीले युक्त मैदानी भाग है, बनास बेसिन में जो टीले युक्त मैदानी भाग है, इससे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पिडमांट। क्या कहेंगे? तो पिडमांट जो आपका है वो बनास बेसिन में मिलेगा, देवगढ़ जो आपका क्षेत्र है उसके आसपास का इलाका। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? पिडमांट का मैदान। तो दोनों बातें आ गई, पेनी प्लेन भी आ गया और आपका पिडमांट भी आ गया। और पिडमांट पे जो टीले आपको दिख रहे हैं वो टीले हैं क्या? वो टीले वास्तविकता में क्या है? वो टीले आपके मोनाडनाक है। बात में आ रही है? तो मैंने एक नाम लिया था यहाँ पे डेविस, हालांकि इतना अपना नहीं है लेवल अपने इस एग्जाम का, पर दोनों बातें जानना कि कहां से टर्म आपकी आई है। तो चलते अपन आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। डालें आप हेडिंग में बनास बेसिन। कंप्लीट है यहां तक? किसका बाकी है? जल्दी करें। चले इसको उतारें। ये हो गया आप लोगों का। अब जो है आप डालें उपभाग और उपभाग में लिखिए पहला बिंदु। उपभाग में पहला बिंदु आएगा मेवाड़ का मैदान।
उपभाग में पहला बिंदु क्या आएगा? मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान, और लिखिए मेवाड़ के मैदान में इसमें चित्तौड़ व भीलवाड़ा का क्षेत्र आता है। इसमें चित्तौड़ व भीलवाड़ा का क्षेत्र आता है। चित्तौड़ व भीलवाड़ा का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट लिखें, मालपुरा से करौली का मैदान, डैश लगाना, मालपुरा डैश करौली, मालपुरा से करौली का मैदान, मालपुरा से करौली का मैदान, मालपुरा से करौली का मैदान, मालपुरा से करौली का मैदान। लिखें, इसमें टोंक व करौली का क्षेत्र आता है। 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 इसी में कंटिन्यू करते लिखेंगे, लिखें, एएम हैरोन ने, एएम हैरोन, एएम हैरोन ने, एएम हैरोन ने इस मैदानी भाग को, इस मैदानी भाग को, इस मैदानी भाग को तृतीय पेनीप्लेन की संज्ञा दी है। इस मैदानी भाग को तृतीय पेनीप्लेन की संज्ञा दी है। इस मैदानी भाग को तृतीय पेनीप्लेन की संज्ञा दी है। इस मैदानी भाग को तृतीय पेनीप्लेन की संज्ञा दी है, दी है। क्लियर सभी का? अब कोष्टक में लिखो यहां पे, पेनीप्लेन से तात्पर्य, पेनीप्लेन से तात्पर्य समप्राय मैदान है। पेनीप्लेन से तात्पर्य समप्राय मैदान या समतल मैदान है। पेनीप्लेन से तात्पर्य समप्राय मैदान ओब्लिक समतल मैदान है। समप्राय मैदान ओब्लिक समतल मैदान है, समतल मैदान है। लिखा आप लोगों ने? फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे पिडमांट का मैदान, पिडमांट का मैदान, पिडमांट का मैदान, पिडमांट का मैदान। और इसमें लिखें, बनास बेसिन में, बनास बेसिन में, बनास बेसिन में टीले युक्त मैदानी भाग, बनास बेसिन में टीले युक्त मैदानी भाग, बनास बेसिन में टीले युक्त मैदानी भाग क्या कहलाएगा? बनास बेसिन में टीले युक्त मैदानी भाग। और इसी में लिखेंगे कंटिन्यू करते हुए, यह मैदानी भाग, यह मैदानी भाग देवगढ़ राजसमंद के निकट, देवगढ़ राजसमंद के निकट देखने को मिलता है। देवगढ़ राजसमंद के निकट देखने को मिलता है। देवगढ़ राजसमंद के निकट देखने को मिलता है। यह मैदानी भाग देवगढ़ राजसमंद के निकट देखने को मिलता है। क्लियर सभी का? अब एक बात यहां हम समझते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि जो हम बात अभी कर रहे हैं वो आगे भी वापस आएगी। क्या बोला अपन ने? हमने बोला पेनीप्लेन। पेनीप्लेन कब बनेगा? पेनीप्लेन तब बनेगा जब क्या होगा, कोई ऊंचे भूभाग या पर्वतीय भाग का अपर्दन होगा। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ कि अरावली तो साहब यहां है, अरावली कहां दिख रही है आपको? अरावली की स्थिति तो कुछ इस प्रकार से राजस्थान में है, ठीक है, जबकि करौली और जो टोंक का इलाका है वो तो कहां आ रहा है? इस तरफ पूर्व की ओर आ रहा है। तो अब बात यहां एक और आती है कि आपने ये भी सुना है कि राजस्थान के अंदर जो सवाई माधोपुर का रणथंभौर है, कौन सा इलाका, वहां हम ये कहते हैं कि वहां अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाएं मिलती है। ये अरावली और ये आपकी कौन है? ये है विंध्याचल। ये श्रृंखलाएं कहां आपस में मिलती है? ये श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती है कहां पर? आपके सवाई माधोपुर के रणथंभौर में, हाँ या ना? तो अब बात ये आ रही है कि अगर ऐसा है
तो ऐसा हो सकता है, ऐसा रहा होगा कि अरावली का विस्तार जो है वो इधर तक रहा होगा। समझ में आ रही बात? और ऐसा वास्तविकता में हुआ है कि हम ये कह सकते हैं कि अरावली का विस्तार यहां तक रहा होगा, लेकिन जो बनास और बनास से सहायक नदियां हैं उन्होंने अरावली का अपरदन किया है। आप ये पढ़ोगे आगे चल के अभी कि अरावली 64 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितनी? आज भी हमको अरावली दिख रही है। तो आप सोचो कितने साल पहले जब ये बनी होगी तब इसका क्षेत्र कितना ज्यादा विस्तृत रहा होगा। भाई आज भी हम पढ़ते हैं ना कितनी किलोमीटर है, 692 किलोमीटर आपकी जो है कुल लंबाई इसकी है पूरे भारत में। तो उस समय सोचो कितना लंबा इसका विस्तार रहा होगा। तो ऐसा अनुमान है कि यहां भी क्या रहा होगा, अरावली रही होगी। और उस अरावली का कटाव किसने किया? यहाँ की नदियों ने किया, और खास तौर पर किसने किया? आपके चंबल ने किया। और उसी के कुछ अवशेष, कुछ टीले हमको देखने को मिल जाते हैं। और उसी टीले जो मैदानी भाग हमारा है उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं आपका पिडमांड। क्या कह रहे हैं? पिडमांड। तो ये कोई ना कोई प्रमाण यहाँ पे आपके मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे यहां से। अपन ने ये अपने सारी बातें यहाँ पे कर ली है। किसके बारे में बात की अपन ने बात की है बनास बेसिन। अंतिम जो हमारा बच रहा है उसमें केवल हमको 2 बातें लिखनी है और ये पूरा टॉपिक हमारा हो जाएगा। बाणगंगा बेसिन। देखो, बाणगंगा बेसिन, कोई विशेष बात इसमें है नहीं अलग से। बाणगंगा बेसिन, और इसमें आप डायरेक्ट लिखेंगे, जो मैं लिखवा रहा हूं लाइनें लिखें। इसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, मैं पुराना लिख रहा हूं, केवल लिख रहा हूं कोटपुतली, ठीक है ना? कोटपुतली व खेड़थल, कोटपुतली, खेड़थल व डिग जिलों का भाग आता है। इसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, खेड़थल व डिग जिलों का भाग आता है। डिग जिलों का भाग आता है। किस में आ रहा है? बाणगंगा बेसिन में आ रहा है, ठीक है? तो पहले इसमें आपके जो जिले थे वो केवल 4 थे, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि इससे आपके जिले और बने हैं तो उनको हम इसमें शामिल करेंगे। इसी में एक लाइन जोड़ेंगे, यह मैदानी भाग सर्वाधिक उपजाऊ है। यह मैदानी भाग सर्वाधिक उपजाऊ है। बस इतना ही लिखना है इसके अंदर, और यह अपना बिंदु कंप्लीट है। यह मैदानी भाग सर्वाधिक उपजाऊ है। और बाकी जो आपके यहां उग रहा है वो तो सबको पता ही है कि इससे कॉमन जो बातें हैं वो सब है। अब जो हम बात करेंगे, नया जो हमारा बिंदु आ रहा है वो आ रहा है दक्षिण पूर्वी पठार। क्या आ रहा है? दक्षिण पूर्वी पठार। जो दक्षिण पूर्वी पठार बना है वो कब बना है? क्रिटेशियस काल में। कब बना है ये? याद नहीं है। कुछ को याद है, कुछ को याद नहीं है। मतलब कुछ को याद है, बाकी सबको याद नहीं है। और ये किससे बना है? हाँ, तो और पदार्थ कौन सा यूज हुआ है? लावा। लावा कौन सा? तरल लावा तो है। लावा कौन सा वाला है? बेसाल्टिक लावा। क्या कहोगे उसे? बेसाल्टिक लावा। तो ये जो पठारी भाग बना है ये बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। अब समझो, जो आपका पठारी भाग राजस्थान के अंदर है, ये पठारी भाग आपका, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम कह रहे हैं आपका हाड़ौती पठार। क्या कहते हैं इसको अपन राजस्थान में? हाड़ौती पठार हम इसे कहते हैं। ये हाड़ौती पठार जो है ये 2 श्रृंखलाओं, एक तो हमारी अरावली और एक हमारे पड़ोस में विंध्याचल, इन 2 श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित आपका पठार है। किसके बीच में है? आपका अरावली और विंध्याचल के बीच में आपका स्थित है। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो पठारी भाग हमारा है, जो आपका फैला हुआ है राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, ये पठारी भाग 2 श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। और इसको हम क्या कह रहे हैं? दक्षिण पूर्वी पठार कह दो, या इसे आप कह सकते हो हाड़ौती पठार। और ये पठार जो आपका है ये दोनों श्रृंखलाओं के बीच में एक संक्रांति प्रदेश के रूप में स्थित है। कैसे स्थित है?
संक्रांति प्रदेश के रूप में स्थित है। अब बात ये आती है कि साहब संक्रांति प्रदेश क्या हो रहा है, तो क्यों हम इसे कह रहे हैं संक्रांति प्रदेश। देखो संक्रांति शब्द को समझने से पहले अपन एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लो अभी आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और बार बार खांस रहा है और छींक रहा है, आप उसे क्या कहेंगे कि भाई या तो रुमाल लगा खांस या यहां से हट जाओ, और नहीं होगा तो आप खुद वहां से हट जाएंगे। क्यों ऐसा, क्या डर है कि कहीं आप जो है उसके संक्रमण में ना आ जाओ और आप जो है छींकने और खांसने ना लगो। और एक तो कोविड के बाद तो थोड़ा सा और ज्यादा हो गया है कि थोड़ा सा खांस रहा तो अपने साइड में हटना, वहां से देखना ही नहीं उसको। ये वापस कोविड आपका आ गया इंडिया के अंदर, है ना, मिल रहे केसेस, तो इसमें भी सतर्क रहना, थोड़ी टाइम बाद अपने वापस सतर्क होने की जरूरत पड़ जाएगी। तो अब जो है आप ये सोचें कि वो व्यक्ति खांस रहा छींक रहा और आपको उसका आपको ये डर है कि कहीं उसका संक्रमण आप में ना आ जाए। वो संक्रमण कैसे आएगा, उसके लक्षण आप में आ जाएंगे, हाँ या ना। कुछ तो बिल्कुल ना हाँ ना, बस बैठे हैं हम। चाय वाय मंगाए आपके लिए? हाँ चाय मंगाते हैं। बन जाओ, पहले अधिकारी बन जाओ, फिर तुम्हारे चाय भी आएगी पानी भी आएगा। नहीं होगा खुद को पीना पड़ेगा उठ के। आपको क्या लग रहा है कि आप जब अधिकारी बन जाओ, जो अभी आप बनना चाह रहे हो, जो बन जाओगे, उसके बाद क्या स्थिति रहेगी? सरकारी तंत्र में जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? सरकारी तंत्र में। वहां कुछ पता है, कभी कभी काम पड़ा सरकारी तंत्र में? अभी नहीं कभी पड़ा ऐसा काम? कितने लोगों का काम पड़ा सरकारी ऑफिसों में? वेरी गुड, पढ़ा है, कुछ के पढ़ा है, बाकी के नहीं पढ़ा। तो आप भी जब बन जाओगे तो ऐसा कोई विशेष आपके लिए कोई यूं नहीं है कि बिल्कुल एसी से लग गया और आपको सब जो है व्यवस्था। कई बार ऐसा हो जाएगा कि अगर मान लो किसी लोकल गांव में आपकी किसी गांव में पोस्टिंग हो रही, पियोन अगर वहीं का निकल गया तो पानी भी खुद पीना पड़ जाएगा और टेबल भी आपको खुद को साफ करनी पड़ जाएगी। ये ध्यान रखना, भले कितने भी बड़े अधिकारी बन के जा रहे हो, ये गारंटी है सरकारी तंत्र की कि आप कितने बड़े अधिकारी हो, पियोन से काम करवाना मतलब बहुत बड़ा पंगा। पियोन और बाबू, पियोन और बाबू, अभी काम नहीं पड़ा, अभी तो आपको लग रहा है अरे ठीक है जाएंगे बन जाएंगे अधिकारी, है ना, पर ये रियलिटी है। तो जो क्योंकि हमने किया है, हम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अब आप सोचो आपकी क्या पे ग्रेड है? 2400। कितनी है? आपसे डबल पे ग्रेड वाली पे है, पर फिर भी क्या मतलब उसका? कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं वो क्या कह रहा हूं, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि भैया जैसे आप जब तंत्र में जाते हो, तंत्र के अंदर जो है जो पुराने जीव हैं, आप तो नए प्रजाति हो, तो जो पुराने जीव हैं वो ये चाहते हैं कि मस्त कुछ भी ना हो, ऑफिस आए, हाजिरी लगाएं, मस्त पंखे के नीचे बैठे और अखबार पढ़े, खाना वाना खाएं और वापस से चले जाएं। नवीन जो जीव है, जो आप जो एक्टिव होके जाएंगे, अरे नहीं काम तो करना पड़ेगा, तो 5-6 महीने तो आप भी क्या है वो फाइलें टटोलोगे, यार कौन सी फाइल है, कौन सा काम है, जाके देख के आते हैं। 6 महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भैया अगर इनके साथ रहना है तो इनके जैसा बनना पड़ेगा, नहीं तो ये अपने को जीने नहीं देंगे। और ये हकीकत है, आप भी जाओगे भी 6 महीने 7 महीने, जब आप 1 साल काम करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार वास्तव में ये जो डर रहा है वो डर रहा ही डर रहा है, और ये हकीकत है। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अभी से अगर आपका जोश ठंडा है ना, तो वो जोश अभी जैसे जाओगे और 1 महीने के अंदर बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म। और हम ये चाहते हैं कि जब आप कंपटीशन फाइट करके जा रहे हो और इतनी तैयारी करके जा रहे हो, तो आप वापस उस तैयारी को आगे यूज करो। समझ में आ रही बात? एओ डबल एओ जो भी आपकी पोस्टें होती है, उन पोस्टों पे आप प्रयास करो, नहीं तो कहीं किसी पंचायत किसी एक कमरे में बैठ जाओगे और जिंदगी निकल जाएगी। समझ में आ रही बात? वो 2400 की पे ग्रेड 9 साल बाद कुछ हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट लगते रहेंगे नो डाउट, पर वो जो आपकी पे ग्रेड है वो 9 साल 18 साल 27 साल बाद आपकी बढ़ेगी, वो तो आपको सब ठीक है। तो अपने को अगर क्या चाहिए वो आप अभी देख लो। और अभी हमारा अगर एनर्जी लेवल ये यूं है ना, तो फिर वो वहां जाने बाद तो माइनस में हो जाएगा, ये हकीकत है। क्या हो जाएगा? माइनस में। हाँ नहीं आप कह सकते हो कुछ, अगर आप कहना चाहते हो तो बता सकते हो, बोलो। हाईएस्ट पे ग्रेड अपने राजस्थान गवर्नमेंट में 5400 है, अगर आप डायरेक्ट लग के जा रहे हो तो। एग्जाम के थ्रू जा रहे हो तो 5400 है, आरएस और ये जो होते हैं टॉपर्स जो है, फिर यूं 6000 और यूं तो फिर आगे चलती रहती, वो प्रमोशन में चलती रहती। फिर आगे भाई अपन जो है, जैसे आपकी डबल आपके जो लास्ट का ए होता है, शायद ए से ऊपर भर्ती होती, हुई ए होती लास्ट भर्ती। हाईएस्ट जो भर्ती वाला जो एंट्री पॉइंट है वो आपका जो है 5400 है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है स्कूल एजुकेशन में वो 4800 है, कॉलेज में 5400 है। तो ये है एंट्री पॉइंट। फिर तो आपके आगे से आगे जो प्रमोशन होते जाएंगे वो आगे से आगे चलता जाएगा, ठीक है। पर ये स्थितियां हैं।
तो आपको हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट एंट्री पॉइंट कौन सा है उस डिपार्टमेंट का। समझ में आ रही बात? हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? अभी मेरे मेरे कहने का मतलब समझ गए आप लोग? ये मजाक का बिंदु नहीं। अभी अभी मैं जो कह रहा हूँ उस चीज को समझे नहीं समझे? क्या यदि हमारा अगर एनर्जी लेवल जो है ये जीरो बेस है, बेस लाइन है, और अगर हमारा लेवल यहाँ चल रहा है, तो जैसे एंटर किया ना तो क्या हो जाएगा? तो अभी थोड़ा इसको हायर रखो ना। वो तो कम तो वो कर देंगे, बैठे हुए हैं वहां सब सुपर ऊपर बैठे हैं, वो तुम्हारा एनर्जी लेवल क्या कर देंगे? वो तो ये भी कह देंगे तुम्हारे को कि ऐसे आ गया होगा, है तो ये भी कह देंगे। इसके लिए भी तैयार रहना कि क्या कह देंगे कि अरे ये तो ऐसे आ गया। हाँ, ये साथी कुछ कह रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोल बोल। अब मुंह नीचे कर रहा है, बोल। हाँ हाँ, कुछ कहना चाह रहा है तू खुल के नहीं? मेरे लिए भी कहा होगा, ऐसा कहना चाहता है तू? हाँ, कहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो है निश्चिंत रहो। अभी से अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि अपने को एग्जाम फाइट करना है। समझ में आ रही बात? जितना हो सके आप जो भी 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो भी यहाँ बैठते हो, ग्लूकोज लेके बैठो। नहीं हो तो बोतल लगा दो ना तुम्हारे हाथ के ऊपर, एक ला के स्टैंड। एनर्जी रहनी चाहिए, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। और अगर हो रही है तो इसका मतलब हम दौड़ से बाहर है। भाई जैसे वो होती है ना लंबी रेस, क्या बोलते हैं उसको? मैराथन। तो मैराथन में दौड़ता जो है वो जो एक लिमिट स्पीड से दौड़ता है, समान स्पीड से, वो जीतता है। ऐसा थोड़ा ना होता जो तेज स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है और लास्ट में जाकर थक गया। नहीं, जो बैलेंस बना के वो चलता है वही आपका वो रेस को जीतता। तो ये मैराथन नहीं, क्योंकि आप 6 महीने तैयारी कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये थोड़ा सा जो है माहौल हाँ ना वाली चलता, अपने ज्यादा कुछ चलता है। और मैंने तुम्हारा पहले कह रखा है कि न तो मेरे पास शायरी है न मेरे पास चुटकुले हैं, है जो ये पर्वत है, पर्वतमालाएं हैं और पठार है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो यहां से। ये हो गया आपका। अब जो मैं बात आपसे कर रहा था, ये पड़ोसी जो खांस रहा छींक रहा, हमको मना करे भाई तू मत कर ऐसा, तो वजह से 5 मिनट खराब हुए मेरे, ध्यान रखना। तो खांस रहा छींक रहा, हम क्या कह रहे हैं उसको भाई तू ऐसा मत कर, क्योंकि आपको डर है कि उसके लक्षण आप में न आ जाए। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपका पठारी भाग है ये आपका संक्रांति प्रदेश के रूप में स्थित है। किसके बीच में? अरावली और विंध्याचल। मतलब ये हुआ कि जब आप अरावली से इस पठार की ओर चलना चालू करेंगे, चट्टाने मिलेगी। कौन सी वाली? अरावली वाली। लक्षण कौन से मिल रहे हैं? अरावली के। और जब चालू करेंगे चलना आप इस विंध्याचल से, चट्टाने मिलेगी विंध्याचल वाली। यानी दोनों श्रृंखलाओं की चट्टाने कहां मिल रही है? आपके इस पठार में मिलती है। इसलिए मैंने क्या बोला इसको? संक्रांति प्रदेश के रूप में आपका ये स्थित है। अब देखो एक और बात, जो ये पठारी भाग हमारा है, इस पठारी भाग को अगर हम देखें तो मूल रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? एक भाग जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला भाग है आपका, इससे हम कहेंगे आपका हाड़ौती प्रदेश, या हम इसे कह सकते हैं दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार के नाम से हम इसको जानेंगे, जिसका निर्माण लावा चट्टानों से हुआ। किससे हुआ है? लावा चट्टानों से हुआ है। और एक हमारे राजस्थान का ये सीमावर्ती क्षेत्र, कौन सा इलाका? जो एमपी से बिल्कुल आपका जुड़ा हुआ, हालांकि जुड़ा हुआ तो ये भी है, पर ये पट्टी जो आपकी है, इस पट्टी को हम कहते हैं, एक नाम देते हैं विंध्यन कगार। क्या नाम देते हैं? विंध्यन कगार के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये 2 इसके क्या हैं? उपभाग हैं। किसके? इस पठारी भाग के। दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों में जो निर्माण हुआ है वो अलग अलग हुआ है। ये आपका लावा से निर्मित है, जबकि ये जो पठार आपका है, इस पठार में जो चट्टान है वो कौन सी वाली है? विंध्याचल वाली है। अब एक और बात कि यहां हम एक बात कर रहे हैं अरावली और एक हम कह रहे हैं यहाँ पे विंध्याचल। दोनों श्रृंखलाएं कहां मिल रही है आपस में आके? कहां मिल रही है? रणथंबोर में। अब जब ये रणथंबोर में आपकी आकर मिलती है तो हम ये कह रहे हैं सब ये अरावली और ये आपकी जो है कौन सी? विंध्याचल। कौन सी? विंध्याचल। अब ये जो 2 श्रृंखलाएं आपकी आकर अगर मिल रही है तो कैसे पता लगेगा कि साहब ये अरावली और विंध्याचल? तो इनके बीच में कोई ना कोई गैप तो होगा। समझ में आ रही बात? आप अगर किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाते हो या किसी पहाड़ी को देखा होगा तो पहाड़ी ऐसी होती है, हाँ या ना? अगर आप यूं स्टार्ट कर रहे हो ऊपर चलना तो यहां से नीचे उतरोगे। ठीक है, यानी इसका जो ये वाला छोर है और ये वाला छोर है वो इस तरह से बना हुआ होगा ही होगा, हाँ या ना? यानी इसके इस तरफ भी ढाल हो सकता है और इधर भी ढाल आपका होगा ही होगा। तो वैसे ही यहाँ अरावली को अगर हम देखें तो अरावली के भी इस तरफ जो है, इधर जो आपका इलाका है वो कौन सा है? मरुस्थल। और इधर कौन सा है? मैदान। इसके भी इस तरफ अगर आप देखोगे तो राजस्थान, इधर कौन आ जाएगा? एमपी।
तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो बीच का जो खाली गैप है, ये जो बीच का खाली भाग है, ये खाली भाग जो है आपके अरावली और विंध्याचल को अलग करता है। किसको अलग करता है? कौन सा भाग? ये खाली भाग। ये जो खाली भाग है ये बीच में क्या कर रहा है? ये गैप वाला जो भाग है वो अरावली और विंध्याचल को अलग करता है, और इस खाली भाग को हम कहते हैं ब्रंश। क्या बोलते हैं? ब्रंश। और इस ब्रंश का नाम है महान सीमा ब्रंश। क्या नाम है? महान सीमा ब्रंश। ब्रंश क्या होता समझाऊंगा भी आपको मैं। उससे पहले इसका नाम आपसे पूछेगा कि इस ब्रंश का नाम क्या है, तो महान सीमा ब्रंश, जिसे हम कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। क्या बोलते हैं इसको अपन? तो अरावली और विंध्याचल को कौन अलग करता है? तो अरावली और विंध्याचल को अलग करता है महान सीमा ब्रंश, जिसे हम कह रहे हैं इंग्लिश में ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। अब बात ये आती है दूसरा प्रश्न कि ये जो आपका महान सीमा ब्रंश है, ये महान सीमा ब्रंश आपका कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो ये ध्यान रखना कि यह महान सीमा ब्रंश जो आपका है यह फैला हुआ है आपके बूंदी। कहां से? तो जो बूंदी की जो पहाड़ियां हैं उनसे लेकर ये जो आपका है सवाई माधोपुर, क्योंकि सवाई माधोपुर मिल रहे हैं ना आपस में, तो बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर जो आपका है उनके मध्य में यह आपका महान सीमा ब्रंश फैला हुआ है। बस में आ रही है? ठीक है। तो अलग कौन करता है? तो अलग करता है आपका महान सीमा ब्रंश। अब बात यह आती है ब्रंश है क्या? ब्रंश क्या है? ब्रंश के लिए अभी हमने यहां पर एक शब्द का उपयोग किया, फोल्ट। किसका उपयोग किया है? और फोल्ट शब्द का आप भी उपयोग करते हो सामान्य रूप से बरसात के समय में। हाँ या ना? जब तेज बरसात होती है, अचानक से क्या हो गया, लाइट चली गई और काफी टाइम तक लाइट नहीं आ रही, हम क्या बोलते हैं? कहीं ना कहीं फोल्ट आया होगा। हाँ या ना? फोल्ट आता कैसे? फोल्ट आता इस तरह से कि साहब ये दो खंबे हैं, इन दो खंबों पर आपके जो है वायर लगे हुए हैं, ऐसे ये वायर दूर दूर है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका जो है इन खंबों पर अगर कोई पेड़ की टहनी गिर जाए और ये वायर क्या हो जाए, पास पास आ जाए, है ना, तो सारी जो विद्युत है वो क्या हो जाएगी, इसी जगह पे आपकी टकरा के नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। आप देखते हैं ना उसमें कि जो बिजली आपकी जो वायर आपके होते हैं जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, निकलती चिंगारियां। हाँ या ना? तो आगे उसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सब क्या आ गया, फोल्ट आ गया, यही बोलेंगे। और उस समय क्या किया जाएगा, लाइट जो आपका विभाग है, विद्युत विभाग, उसके द्वारा लाइट काटी जाएगी। यानी कि जो आपका बिल्कुल फ्लैट वायर बिछे हुए थे उनमें कहीं ना कहीं आपका ऐसा हो गया कि बीच वाला भाग कहीं ना कहीं वो नीचे झुक गया और आपस में मिल गया, हमने क्या बोल दिया, फोल्ट आ गया। ऐसे ही होता है धरातल पे। ऐसे ही क्या होता है धरातल पे? समझो जैसे धरातल पर ये बिल्कुल एक आपको सीधा दिख रहा है कि साहब बिल्कुल समतल एक आपका भाग है। इस समतल भाग में तीन चट्टानें कितनी है, 1 2 और 3। क्या इन तीनों में से कोई भी पर्वत है? क्या कोई पर्वत दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, सब कोई पर्वत नहीं है। तो लेकिन अचानक आंतरिक हलचलों के कारण ये 2 नंबर वाला जो भाग है वो नीचे की तरफ धस गया। कहां चला गया? नीचे की तरफ आपका धस गया। पहले कहां था? यहां था, अब कहां चला गया? यहां। ये 1 नंबर और 3 नंबर क्या पर्वत थे? नहीं थे साहब। लेकिन अब क्या हो गए, इस 2 नंबर के लिए क्या बन गए, ये पर्वत बन गए। तो ये जो दशाव की क्रिया आपकी हो रही है, क्या बोल रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं ब्रंश। या ऐसा हो गया कि सब ये अभी इन तीनों में से कोई भी पर्वत आपका नहीं है, लेकिन अचानक से हलचल हुई और ये 2 नंबर का भाग ऊपर चला गया। कहां चला गया? ऊपर चला गया इस बार। ठीक है। तो ये 2 नंबर पहले क्या पर्वत था क्या? नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया, 1 और 3 नंबर की क्या बन गया, पर्वत बन गया। तो इस तरह से जो है जो क्रिया आपकी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रंश क्रिया। क्या बोलते हैं? ब्रंश की क्रिया। और हम जो है इन ब्रंशों के अलग अलग नाम भी रखते हैं। तो हमारे यहाँ कौन सा ब्रंश मिल रहा है राजस्थान में? महान सीमा ब्रंश, जो किसको अलग करता है, अरावली और विंध्याचल को। कहां फैला हुआ है? बूंदी से सवाई माधोपुर। कोई आपत्ति किसी की? चलो आगे हम जो है लिखना स्टार्ट करेंगे। डालो हेडिंग में दक्षिण पूर्वी पठार और लिखो, डाल दी हेडिंग, लिखो इसमें यह पठारी भाग, यह पठारी भाग, यह पठारी भाग, यह पठारी भाग राज्य के दक्षिण पूर्व में, राज्य के दक्षिण पूर्व में, राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है।
राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसे हाड़ौती पठार भी कहते हैं। इसे हाड़ौती पठार भी कहते हैं। इसे हाड़ौती पठार भी कहते हैं। हाड़ौती पठार भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो। यह पठारी भाग यह पठारी भाग अरावली व विंध्यांचल यह पठारी भाग अरावली व विंध्यांचल पर्वतमालाओं के मध्य अरावली व विंध्यांचल पर्वतमालाओं के मध्य संक्रांति प्रदेश के रूप में स्थित है। संक्रांति प्रदेश के रूप में स्थित है। संक्रांति प्रदेश के रूप में स्थित है। इन दोनों श्रृंखलाओं की चट्टानें इन दोनों श्रृंखलाओं की चट्टानें इस पठार में मिलती है। 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 क्लियर सभी का? इसको उतारें फटाफट से। उतारना इसको फटाफट, चलते फिर आगे। ये उतार लिया। चलें अपन इससे आगे। चलो एक बार चित्र उतार लो सारे। ये नहीं, हाँ ये काम करो, पहले ये उतार लो। ये वाला उतारो। मान सीमा भ्रंश क्या कर रहा है? अरावली और विंध्याचल को अलग करता है। ठीक है। हो गया यहां तक सभी का? चलो अपन इससे आगे। चलो ये बनाओ मैप। इसको उतार लो। फिर अपन इसके आगे जो है कल की जो क्लास होगी उसमें से पढ़ के पूरा कर लेंगे। कल अरावली शुरू कर देंगे अपन। ठीक है। और जो साथी को याद नहीं, वो याद करके आओ फिर वापस से।
टेस्ट है ना संडे को, जितना पढ़ाया सब दूंगा, ठीक है, जितना पढ़ाया सब दूंगा। अभी टेस्ट कौन सा हो रहा है, पहला हो रहा है दूसरा हो रहा है? अभी पहला हो चुका है एक बार टेस्ट, तो सेकंड टेस्ट है अपना, ठीक। चलो इसको उतारो।